जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए जो विज्ञान विषय से संबंधित है, क्योंकि उनकी परीक्षा यानी 10-12 की परीक्षा है अब नज़दीक आ रही हैं। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो रिवीजन की चर्चा कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, तो हम इस वीडियो में एक एक चैप्टर करके अब रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको परीक्षा के दौरान कोई कठिनाई ना हो और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो सके। तो इसी के लिए आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान कक्षा 10 के लिए, जो अब फरवरी में स्टार्ट हो रही है परीक्षा आपकी। तो क्या है, देखिए, कक्षा 10 के विज्ञान आप तो जानते ही हैं, क्योंकि उसमें जो स्टार्ट हुआ है पार्ट हुआ है रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो तेज़ी से पढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है कि जो परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन आप समझे पहले। परिवर्तन किसी वस्तु में, चाहे वो व्यक्ति हो, मनुष्य हो, स्थान हो, किसी भी वस्तु में समय के साथ साथ में जो भिन्नता आती है, जो अंतर स्पष्ट होते हैं, उसी को कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है केमिकल चेंजेस। अब पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, अर्थात उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल उसकी भौतिक अवस्था, जैसे रंग, रूप, आकार आदि का ही परिवर्तन होता है, और उससे कई नई चीज़ का परिवर्तन यानी नई चीज़ का विकास, या आप ये कहें किसी उत्पाद, जो नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इसको प्रारंभ में जैसा था उसी अवस्था में इसको वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आपका है, पहला है बल्ब का जलना। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना है, ठीक है। बर्फ का गलना, है ना। ये सब परिवर्तन कैसे हैं, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। क्लियर। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके जस्ट उल्टा अपोजिट होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और उसको अपनी मूल अवस्था में वापस आना असंभव होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लौट पाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो अच्छा, जंग किसे कहते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं, जब आप किसी धातु मतलब या लोहे को आप खुले वातावरण में छोड़ दीजिए, जहाँ पर उस पर नमी मतलब ओस और वायु दोनों पड़ती रहती है, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, आप जंग तो जानते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी एक होता है बैक्टीरिया, वो लोहे के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है कि उसमें क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो होता है वो उसकी परत को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, तो लोहा आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, देखिए, जब ग्रहण लोहे में लग सकता है ना, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरस पड़े हैं जो लोहे को भी नहीं छोड़ते, तो हम और आपकी शरीर क्या है। ठीक है, तो हमें इससे बचना होगा। क्लियर। तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर। चलिए, जैसे
आप देखिए ये आपका दूध है, क्या है, दूध, और दूध को क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। दूध को गर्म कर दो, तो जब इसको गर्म कर देंगे और खूब गर्म हो जाएगा तो इसमें दही मिला दीजिए। तो ये आपका मत करके इससे आप दही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दही, दूध से दही बना सकते हैं। तो दूध से दही तो बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, लेकिन पुनः कहें कि मक्खन से या घी से पुनः दूध का उत्पादन हो जाए, पुनः दूध बन जाए, ये क्या है, असंभव है। अर्थात ये क्रिया कैसे, ये परिवर्तन कैसा है, यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु की पुनः यानी जो प्रारंभ अवस्था है उसमें लाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे लोहे का जंग लगना, पहला ऑप्शन, तो पहला क्या है, लोहे पर जंग लगना किसका परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, है ना। ये सब परिवर्तन कैसे हैं, ये सब परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन है। समझ में बात। तो परिवर्तन आपने देखा, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए आगे, तो परिवर्तन के बाद है अब रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको अब हमको जानना बहुत जरूरी है। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया में इस पाठ के अंतर्गत, जो पहला पाठ है, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा बैलेंस रिएक्शन, यानी संतुलित समीकरण, समीकरण को संतुलित करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही अहम होता है, 2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसमें वीडियो के अंतर्गत हम आपको ये रिएक्शन संतुलित करवाएंगे, कौन कौन से, देखिए कैसे संतुलित किया जाता है। रिएक्शन संतुलित करना अगर आप सीख गए ना, तो जान लीजिए कि रसायन सीख गए, क्योंकि रसायन में केवल बैलेंस करना ही, यानी पहले बैलेंस करना अर्थात इनबैलेंस है। ठीक है, असंतुलित है, मतलब बैलेंस माने संतुलन। तो जो इनबैलेंस रिएक्शन होते हैं उनको कैसे संतुलित किया जा सकता है, इस पाठ के अंतर्गत ये अहम है। और यही नहीं, अगर आप इसको आपको अगर आगे पढ़ना है तो इस थ्योरी को समझना ही होगा कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके कुछ विधियां हैं, उन विधियों को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरी चीज़ तरह से सीख नहीं जाओगे तब तक इसको निकालना संभव नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। कोई समीकरण लीजिए, देखिए कोई हम समीकरण लेते हैं, जैसे एक समीकरण है H2SO4 H2SO4 प्लस NaOH gives out Na2SO4 प्लस एक और आपका जल। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये आपका एक रिएक्शन बन गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडा लाइम यानी NaOH के साथ में अपक्रिया किया गया तो Na2SO4 बना और यहाँ पर जल बना। अब इसमें आपको देख क्या करना है, अब आपको इनमें बैलेंस नहीं है, ये इनबैलेंस है, इनबैलेंस को कैसे आपको शुद्ध करना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले विधि आप जाने कि क्या ये रिएक्शन में क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसके लिए क्या जरूरी शर्तें हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखिए ये मान लीजिए कोई अपक्रिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो अपक्रिया होती है, अपक्रिया में जो बायां पक्ष होता है, यहाँ इतना बायां पक्ष है और यहाँ से लेकर के ये आपका दायां पक्ष है। क्लियर।
तो ये बायां पक्ष है, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और यहां से लेकर के जो यहां तक है उसको कहते हैं उत्पाद। यानी ये आपका रिएजेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो हमें क्या देखना होगा कि अभिकारक और उत्पाद में कितने कितने अणु हैं और कितने जो परमाणु हैं उनमें कहाँ अनियमितता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये इधर के आपके अभिकारक कहलाते हैं और इधर के क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को हम लिख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक है, जितनी संख्या अनबैलेंस होगी उसको हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस का निर्धारण कैसे करेंगे उसको हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो इसको आप लिख लीजिए LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिख ले RHS अर्थात राइट हैंड साइड। हो गया। तो इधर देखिए कितने तत्व इधर शामिल हैं और उनकी संख्या कितनी है, और इधर भी कितने तत्व शामिल हैं और इधर संख्या उनकी कितनी है। तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई कितने संख्या और कितने में है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से, देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन शामिल है? H2, मतलब H है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिए। दूसरा क्या है आपका? SO4। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। तीन ही चीज मिले हुए हैं, हाइड्रोजन, सल्फेट और ऑक्सीजन। और एक चीज और है, सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फेट और हाइड्रोजन, ये चार चीजें हैं। इधर भी वही चीज है, हाइड्रोजन, सल्फेट, ऑक्सीजन और अन्य। अब देखना होगा, देखिए अब क्या करना होता है, अब देखना है कि बाएं तरफ में तत्वों की संख्या। तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 और एक यहाँ। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3। सल्फेट की संख्या देखिए एक यहाँ है, इधर आओ, एक ही तो सल्फेट है, तो सल्फेट की संख्या हो गई 1। ये वो की संख्या देखिए यहाँ पर है 1, और सोडियम की संख्या कितनी है? 1। ये संख्या आपको मिल गई। एक सोडियम है आपका, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फेट है, एक आपका हाइड्रोजन 3 है। अब यहाँ पर देखिए इस दाईं तरफ में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए H2O है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फेट की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और सोडियम की संख्या 2 है। क्लियर? अब देखिए इतना तो आप कर ही दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और करना होता है कि इसको लिखने से पहले एक चीज और करना होता है कि इन सभी को ऐसे आप बक्से में बंद कर दें। ये बक्से में बंद कर दिया। बक्से में बंद करने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि जब आप किसी संख्या को संतुलित करेंगे ना परमाणु को, तो उसको आगे लिखना होगा। उसके आगे जब लिखेंगे तो उसके पीछे जितने भी आपके अणु या परमाणु हैं सब उतने गुना हो जाएंगे, ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है। तो इसमें सल्फेट और ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हमें सोडियम की संख्या को संतुलित करना होगा। तो अब इसमें से जो एक असंतुलित होता है उसी को उठाते हैं। चलिए उठाया जाए। यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है, तो इधर संख्या ज़्यादा है, इधर संख्या लेफ्ट में कम है और राइट में ज़्यादा है। तो हम लेफ्ट में क्या करेंगे, इसको इससे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसे अरे भाई 2 यहाँ है और 1 में अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2, यानी यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो जहाँ सोडियम है वहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ 2 से इसको गुणा कर दीजिए। कर दिया ना। जब आप 2 से इसको गुणा कर दिया तो क्या बनेगा, 2NaOH हो गया। अब 2NaOH हो गया तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पर ये सोडियम तो आपका 2 हो गया, साथ साथ ऑक्सीजन की संख्या भी 2 से गुणा हो गई, ये भी 2 से गुणा हो गया। और हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ था और 2 यहाँ, भाई अब तो पहले तो आपका यहाँ था, अब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4,
हो गया नहीं। ये अब ये देखिए नया समीकरण बन गया। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, सल्फेट 1 हो गया। देखिए हाइड्रोजन की 2 यहाँ और 2 यहाँ, भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4, यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फेट कोई कुछ किया नहीं, 1 है। और आपका ऑक्सीजन देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फेट 1 हो गया। अब यहाँ देखो क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि ये दो तो इधर बराबर हो गया, यानी सोडियम को जो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, जहाँ पर दाईं तरफ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जब हाइड्रोजन की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए इसको 2 से गुणा कर दिया गया, ये 2 से गुणा किया गया तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और ऑक्सीजन की भी संख्या किससे हो जाएगी 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये भी संख्या हो गई 2, हो गया नहीं। अब जो आपका बैलेंस रिएक्शन मिला वो क्या बना, देखिए ये आपका बना 2H2SO4 प्लस 2NaOH gives out Na2SO4 प्लस 2H2। ये जो न्यू रिएक्शन मिला आपका, ये देखिए ये बना आपका, इसी के अनुसार तो बना। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 2 4, 2 2 4। देखिए ये आपका हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। सल्फेट की संख्या आपकी 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, यानी एक की संख्या देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यहाँ बराबर हो गई, और ये SO4 की संख्या बराबर हो गई। इस तरह से आपको फाइनल क्या हो जाता है, एक समीकरण प्राप्त करना होता है जो अभिकारक में और उत्पाद में दोनों ओर के परमाणु आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं बराबर को कहते हैं संतुलित समीकरण। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको बराबर करना होगा। ठीक है, इन बराबर करने की विधि को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपको खासकर सीखना होगा। ठीक है, अब एक और दे रहे हैं, जल्दी से इसको करके दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए, अब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, C12 ये आपका ग्लूकोज है, C ये O2 है, और इसमें आपका जल है। इसको आपको बराबर करना है। तो देखिए 6 कार्बन यहाँ है, तो क्या करना होगा, आपको 6 कार्बन यहाँ डालना होगा। तो जैसे 6 दूना 12, 12 यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपके 12 है, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर देखिए कितने 6 2 8 1 9 है। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको ऑक्सीजन को यहाँ से 12 से कर देना होगा, तो 12 दूना 24। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, 12 दूना 24, तो ये 6 यहाँ हो जाएगी और 6 यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या आपकी बराबर हो गई, 6 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन देखिए 12 दूना 24 हो गया। तो यहाँ पर 12 यहाँ है और 6 दूनी 12, 24 यहाँ हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ 6 दूनी 12 और 12 24 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 6 18 और 6 मतलब 6 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 6 यहाँ हो गया, और 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 12, 12 दूना 24, है ना। तो इस तरह से आप एक समीकरण संतुलित समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, और ये 2 नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।